बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इंटर कन्वर्टेबल हों, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकें और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना सकें, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का ताल्लुक इससे कैसे हो गया, तो देखें लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया किसने किया, कब किया, तो 1869 में गोल्डबर्ग और पी वैग ने जो है इस लॉ को पेश किया। इस लॉ को पेश करने का मकसद ये था कि हमारे पास जो रेट अपना रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि रेट जो है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड करने की बात जब आती है तो हम इस लॉ को देखते हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल में है, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है, उसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास लॉ पेश किया गया। अब इस लॉ के मुताबिक क्या चीजें थी, देखें इस लॉ में जो इसकी स्टेटमेंट है इसमें दो चीजें आ रही हैं, दो बातें हैं। देखें पहली बात वो ये कह रहा है कि द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। मतलब कि पहली बात हमारे पास यहां तक एंड हो गई। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी रिएक्शन का रेट है उसके उस रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जी उसके अपने एक्टिव मासेस के। अब बात आती है कि हमारे पास ये रेट क्या है और एक्टिव मासेस क्या है। देखें ये जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये क्या चीज है, देखें बेसिकली ये जो रेट है ना इसे हम कहते हैं स्पीड। तो ये क्या चीज होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रिलेशन किसके साथ है स्पीड ऑफ रिएक्शन का, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है जी एक्टिव मास के साथ। अब बात करते हैं कि भाई इसका एक्टिव मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन कैसे है। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास का डायरेक्ट रिलेशन कैसे हुआ। तो देखें जी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 2 मोल हाइड्रोजन था, 1 मोल ऑक्सीजन, इन्होंने बना दिया 2 मोल वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन आ गया। तो हमारे पास इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा एक्टिव मास के ऊपर, मैंने अभी कहा। तो एक्टिव मास इसमें क्या चीज हो जाएगी, देखें ये जो चीज है ना ये असल में होते हैं एक्टिव मासेस। अब ये एक्टिव मासेस कैसे हो गए, देखें जितनी भी आपके पास कंसंट्रेशन ली जा रही है किसी भी चीज की, यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 2 मोल है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 1 मोल है, दोनों रिएक्ट किए 2 मोल वाटर बना दिया। अब ये जो कंसंट्रेशन के जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये असल में होते हैं हमारे पास एक्टिव मासेस। इन कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर इनकी रेट अपना एक्टिव मासेस को हम ज्यादा कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर इन्हीं एक्टिव मासेस को कम कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। चलें अब इसकी बात तो हमें समझ आ गई कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट रिलेशन करता है एक्टिव मासेस के ऊपर। अब वो इसकी पहली बात जो हमारे पास आ गई कि द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि देखें जो आपके पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जितने भी सब्सटेंसेस आपके पास केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है जी हमारे पास एक्टिव मासेस के ऊपर। देखें हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, अब इसमें 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं और बना रही हैं एक सब्सटेंस। हमने ये चीज तो देख ली कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन करता है हमारे पास एक्टिव मास के ऊपर। लेकिन अब अगर बात करें इस चीज की, द रेट एट विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस चीज में वो क्या कहना चाह रहा है, देखें आपके पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं उसके जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं
और हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगा, उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा जी एक्टिव मासेस के ऊपर, उनका डायरेक्ट रिलेशन होगा एक्टिव मासेस के ऊपर। अब उनका डायरेक्ट रिलेशन कैसे होगा, देखिए हमने एक्टिव मास को कहा कि एक्टिव मास क्या चीज होती है, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये जो चीज ली गई है ये हमारे पास एक्टिव मासेस होते हैं, ये 2 लिया हुआ है, यहाँ 1 लिया हुआ है। इसके अलावा एक्टिव मास को जाहिर करते हैं जी हम इसकी ब्रैकेट से, इस तरह जो भी चीज हम लिखेंगे वो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो भी चीज हमारे पास एक्टिव मास में होगी उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा ये कि एक्टिव मास का जो है एक यूनिट होता है, यूनिट है जी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर आप -3 नहीं लगाते तो दरमियान में ये स्लैश का लाइन जरूर लगाएंगे, इसके अलावा अगर आप -3 लगा देते हैं तो ये स्लैश की लाइन हटा देंगे। तो ये जी इसका यूनिट हो गया एक्टिव मास का। इसके अलावा जो है हमारे पास ये है एक्टिव मास को जाहिर किससे किया जाता है, वो इस ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। आगे की बात करते हैं तो देखें सब्सटेंसेस जितने भी रिएक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जी उसके एक्टिव मासेस के ऊपर। किसके कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, देखें जो भी रेट है, चाहे रेट ऑफ फॉरवर्ड है चाहे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, वो डायरेक्ट रिलेशन करेगा उनके अपने ही एक्टिव मासेस के ऊपर। अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। अब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है, फर्ज कर लें कि एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, उससे और प्रोडक्ट बन रही है। जैसे कि हम अगर इसको देख लें कि हमारे पास अगर इसी को ही हम रिवर्स कर देते हैं या हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, देखें अमोनिया है N2H2, इन्होंने रिएक्ट किया तो अमोनिया गैस बना दी। अब इसके मोल्स भी बराबर कर लें, देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हैं, आप इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें, ये भी 6, नाइट्रोजन भी इधर 2 हैं, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए। तो हमने देखा कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है। अब अगर फर्ज कर लें कि हम इसी चीज को दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह लिख सकेंगे कि NH3 रिवर्सिबल है N2 + 3H2, फर्क तो नहीं है क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो वैसे ही रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होने के साथ क्या हुआ कि पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिले तो अमोनिया गैस बना दी, फिर क्या हुआ कि वही अमोनिया गैस टूट के दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गई। अब देखें वो इस चीज में कहने की ये कोशिश कर रहा है, यहां पर ये समझाने की बात कर रहा है कि जो भी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा उनके प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के ऊपर, उनके प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के ऊपर। अब इनका प्रोडक्ट क्या चीज आ जाती है भाई, ये यहाँ पे क्या आ गया है, देखें इनको लिखने का एक तरीका होता है। हम इसको समझने के लिए पहले एक जनरल सी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बाद में इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। एक जनरल सा रिएक्शन लेने जा रहे हैं जिसके मुताबिक मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्ट रिलेशन कैसे रखता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस के, कि जितनी भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्ट, उनका अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो डायरेक्ट रिलेशन करेगा एक्टिव मासेस के साथ। तो वो किस तरह से होगा, देखें जी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन, एक जनरल सा रिएक्शन है कि हमारे पास A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो बना रहे हैं जी हमारे पास C+D। फर्ज कर लिया कि हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन है कि हमारे पास A है और B, ये दोनों ने, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और C और D बना दिया। तो ये हमारे पास हो गए जी रिएक्टेंट्स और ये हमारे पास हो गए प्रोडक्ट्स। अब देखना ये है कि इनका डायरेक्ट रिलेशन कैसे होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास 2 चीजें आती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन हम उसे कहते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएं, उन्हें हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जब अगर रिवर्स रिएक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्ट्स जो है वो जब दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं तो हम उन्हें रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, और उन्हीं के रेट को हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखें हमने क्या करना है, उसने तारीफ में भी यही कहा हुआ है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। तो आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यहाँ पे रिएक्टेंट्स भी 2 हैं, प्रोडक्ट्स भी 2 हैं। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप लिख दें जी यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके अपने रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पर। अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, ए और बी, क्योंकि ए और बी ही मिल रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तभी तो प्रोडक्ट बन रही है। तो ये हमारे पास दोनों होंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के सब्सटेंसेस। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। ये देखें जी, ये हमारे पास उनके एक्टिव मासेस का हासिल ज़रब ले लिया है। हासिल ज़रब, प्रोडक्ट को हम हासिल ज़रब कहते हैं। तो एक्टिव मासेस हैं दोनों, ये दोनों एक्टिव मासेस हो गई, तो ये उनका प्रोडक्ट हो गया। और वही प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो हमने बता दिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर खत्म करना हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्ट इज इक्वल टू, हम लिख देंगे जी के एफ इंटू ए इंटू बी। अब ये के एफ क्या चीज है, ये कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये जी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना था, इसीलिए हमने कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लगा दिया। अब नेक्स्ट में करना क्या है, हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो देख लिया। अब देखें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उस प्रोडक्ट्स ने दोबारा रिएक्टेंट में तो कन्वर्ट होना है, तो उनका रिवर्स रिएक्शन का भी रेट लाजमी होगा। तो हमने क्या करना है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अपने रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास ये प्रोडक्ट आती हैं, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना लें। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन चीज का बन जाएगा, सी और डी का। प्रोडक्ट में दो चीजें आ रही हैं तो उन्हीं का ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकाला जाएगा। और वही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके अपने एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, हासिल ज़रब के। अब इसी तरह इसके भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना है, तो सेम चीजें क्या आ जाएंगी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के आर इंटू सी एंड सी इंटू डी। अब देखें हमने यहाँ पे के एफ लगाया था, यहाँ पे के आर लगा दिया। फर्क क्या है, देखें वो था फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट और ये है रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट। तो अब क्या करें, आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ होगा, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी बता दिया था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका हवाला दे देता हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। कि ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर देखें हमारे पास वही कंडीशन बन रही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो रही है जी, अपोजिट हो रही है। तो हम यहां पर करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यूज भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में उसकी अपनी वैल्यू लिख रहा हूं, के एफ इंटू ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन। हमने इस ब्रैकेट्स को कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगी, ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन बराबर है के आर इंटू सी कंसंट्रेशन एंड इंटू डी कंसंट्रेशन। अब ये चीज दोनों भी बराबर होंगी क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हैं, तो उनकी वैल्यूज जो आई हुई हैं वो भी दोनों बराबर होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं जी, हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को एक साइड पे ले रहे हैं और कांस्टेंट यूनिट्स को एक साइड पर ले रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं जी, मैंने कर दिया जी अगले स्टेप में के एफ ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के आर इंटू सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन। अब मैंने किसी भी एक चीज को उठाना है और दोनों चीजों पे डिवाइड कर देना है। मैं क्या करूंगा, मैं इधर डिवाइड कर रहा हूं जी के आर इंटू सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन। तो इधर मैं डिवाइड कर रहा हूं सेम वही चीज, के आर इंटू सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन। अब देखें इस चीज से ये चीज कैंसिल हो गई, दोनों सेम है। और ये जो चीज आ गई के एफ ओवर के आर, यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन में आ जाएंगे ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन ओवर सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1। अब आप क्या कर दें, इन कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ ले जाएं। अब क्या करें कि इनको करवा दें जी मल्टीप्लाई, के एफ ओवर के आर ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन ओवर
C कंसंट्रेशन इंटू D कंसंट्रेशन। अब मल्टीप्लाई किस चीज से करवाना है, देखें C कंसंट्रेशन इंटू D कंसंट्रेशन ओवर A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन, दोनों तरफ इनको मल्टीप्लाई करा दें तो देखें ये C कंसंट्रेशन इंटू D कंसंट्रेशन ओवर A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन, तो इज इक्वल टू हम सेम वही चीज वहां पर भी दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो C कंसंट्रेशन इंटू D कंसंट्रेशन ओवर A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन। अब ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू का आंसर है KF ओवर KR इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन इंटू D कंसंट्रेशन ओवर A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जो आपस में रेशियो निकली है वो है ये चीज। अब हमारे पास यहां पर एक और चीज आती है कि ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट की जो निस्बत है, रेशियो है, वो हमारे पास KC के बराबर होती है, और ये KC जो है, ये KC हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ये KC हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हम अगर KF ओवर KR KC के बराबर है तो KF ओवर KR की जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है वो भी KC के बराबर होगी। मतलब कि मैं अब KF ओवर KR की जगह KC लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो KC इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन इंटू D कंसंट्रेशन ओवर A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन। तो ये जी हमारे पास एक रिलेशन निकल आया है कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी दोनों बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हमारे पास उसका रिलेशन किस तरह से निकलेगा। तो ये रिलेशन है जी कि KC इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन इंटू D कंसंट्रेशन ओवर A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन। मतलब कि KC जो है वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है। यहां तक एक एग्जांपल एंड हो गई। बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। पास एक और एग्जांपल है जो कि बुक में दी हुई है, एक जनरल सा रिएक्शन है, उसको भी हम समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले उस जनरल रिएक्शन की जो स्टेटमेंट है उसको जरा समझ लें। वो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसने इतनी सारी लंबी बात लिख दी है, इसका मकसद क्या है, इस बात को करने का मकसद क्या है, इसके अंदर क्या चीज छुपी हुई है। देखें वो सिंपल सी कह रहा है कि जो भी आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनकी अगर नंबर ऑफ मोल्स केमिकल रिएक्शन में दिए गए हैं, जब हम उसको कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर लिखेंगे तो वही नंबर ऑफ मोल्स जो है वो उसकी पावर बन जाएंगे, वो हमारे पास उसकी पावर बन जाएंगे। देखिए अब वो कैसे बनता है। हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ इस तरह से है, सेम वही है कि हमारे पास A और B हैं, तो उन्होंने रिएक्ट किया और हमारे पास C और D प्रिपेयर किया, D बना दिया हमारे पास। लेकिन इसमें एक चीज का फर्क है कि अब हमारे पास यहां पर जो है हमारे पास इसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। फर्ज कर ले हमारे पास A के नंबर ऑफ मोल्स A हैं, B के नंबर ऑफ मोल्स B हैं, C हैं और D के D नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब आपने खुद देखा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं असल में। तो ये भी हमारे पास सेम वही चीजें हैं, जनरल रिएक्शन है, इसीलिए हमने A का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो A लिया, B के नंबर ऑफ मोल्स B लिए, C के नंबर ऑफ मोल्स C लिए और D के नंबर ऑफ मोल्स D लिए। अब बात करते हैं आगे, सेम प्रोसेस पहले वाला है जैसे हमने अभी किया है। तो हमने करना क्या है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, हमारे रिएक्टेंट्स के, क्योंकि रिएक्टेंट्स ही हैं जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में शामिल होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गया, हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। लेकिन अब जो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, जब भी आप इनको कंसंट्रेशन यूनिट्स में लिखेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये उनकी पावर बन जाएगी। कैसे पावर, A की कंसंट्रेशन की पावर A बन जाएगी, B कंसंट्रेशन पावर B बन जाएगी।
तो इस तरह से ये चीज करनी है। सेम स्टेटमेंट में वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम जब उनको केसी यूनिट में लिखेंगे, केसी एक्सप्रेशन में लिखेंगे, तो जो भी उनके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमारे पास उसकी पावर बन जाएगी। अब नेक्स्ट में हमारे पास इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एंड करना है, तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा के एफ इंटू ए की पावर ए कंसंट्रेशन पावर ए, बी कंसंट्रेशन पावर बी। तो नेक्स्ट में हमारे पास आगे आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी कंसंट्रेशन पावर सी के और डी कंसंट्रेशन पावर डी के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना है, सेम वही चीज आ जाएगी कि के आर जो है के आर इंटू सी कंसंट्रेशन पावर सी एंड डी कंसंट्रेशन पावर डी। अब आपको पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के मुताबिक हमारे पास, आप लोगों को पता है कि अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, अकॉर्डिंग टू द डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शन हो रहा है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर दोनों बराबर हैं, ये जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हमारे पास के एफ इंटू ए कंसंट्रेशन पावर ए इंटू बी कंसंट्रेशन पावर बी इज इक्वल टू के आर इंटू सी कंसंट्रेशन पावर सी इंटू डी कंसंट्रेशन पावर डी। तो ये सेम चीजें वही आएंगी, सिर्फ फर्क किसका आ गया है कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं केमिकल रिएक्शन में वो बाद में केसी एक्सप्रेशन में उसकी पावर बन जाती है। तो सेम प्रोसेस वही चलेगा। तो हमारे पास के एफ ओवर के आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सी कंसंट्रेशन की पावर सी इंटू डी कंसंट्रेशन पावर डी ओवर ए कंसंट्रेशन पावर ए एंड बी कंसंट्रेशन पावर बी। तो अब आपको ये भी पता होगा कि अभी हम करके गए हैं कि हमारे पास के एफ ओवर के आर जो है वो बराबर होगा के सी के। तो ये चीज भी हमारे पास वाज़े साबित है कि के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी। तो हम इसकी जगह पे के सी लिख सकते हैं, के सी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन पावर सी इंटू डी कंसंट्रेशन पावर डी एंड ए कंसंट्रेशन पावर ए इंटू बी कंसंट्रेशन पावर बी। तो हमारे पास एक और केसी की एक्सप्रेशन आ गई है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसके नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसकी पावर बन जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास केसी एक्सप्रेशन में जितने भी हमारे पास एक्टिव मासेस हैं उनकी हमने जो जितने भी हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो उनकी क्या बन गई है, जिनके जो उनके पास हमारे जितने भी हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, जो भी हमारे पास रिएक्ट हो रहे हैं उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास उसकी पावर बन गई है। तो ये एक जनरल सा रिएक्शन था। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।